हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज क्लास क्या है कि नोटिफिकेशन कोई दूसरी क्लास का डल गया था आज अचानक ही। मैं देख रहा क्लास चालू हुई नहीं है अभी तक। आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा, क्लास चल नहीं रही होगी। ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर आ गया मेरे हिसाब से, फिर टेक्निकल टीम ने उसको सही किया है अभी। चलो भाई, अब मुझे एक बात बता दो कम्प्लीटली कि आपके पास में ऑडियो और जो वीडियो है वो क्लियर तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एक बार कमेंट कर दो। उसके बाद हम हमारी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ना, उस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर आप कह सकते हो जो आपके सिलेबस में है, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। रिलेशन, संबंध हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फटाफट आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी देवेंद्र कुमार नमस्कार, नवीन कुमार गुड आफ्टरनून, अर्पित कुमार गुड आफ्टरनून, सर जी गुड आफ्टरनून भैया सभी। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, सही वॉइस आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो, रोहित कुमार कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब सुनो मेरी बात, छोटा सा काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ। अब सुनो, यहाँ पे रिलेशन संबंध को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बेसिक की फॉर्म में। उसके बाद हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। और बेसिक सीखेंगे रिलेशन का, कि आखिर क्यों रिलेशन को सीखने से पहले हमने सेट पढ़ा और सेट कितना आवश्यक था। ठीक है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है आपके, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ केवल ओनली, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म आपने भी टॉपिक देखा होगा इसमें, बुक के अंदर क्रमित युग्म नाम से भी एक टॉपिक है छोटा सा। आखिर ये कहना क्या चाहता है, ऑर्डर्ड पेयर है क्या। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर मेरे पास जैसे कोई भी सेट है, सेट ए है, अब इसमें एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि जो भी आपका सेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो सही तरीके से क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक क्रम के साथ में व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कि अब आपका ये जो ए एलिमेंट है ये दिखाता है कि भैया ये हमारे पास में इसका एक पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। और ये बी जो मेरे पास में है इसका क्या है, सेकंड एलिमेंट को शो करता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर और देखें, मान लो हम ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके अंदर मैंने, लेकिन एक ऑर्डर पेयर नाम से टॉपिक है, बस उसको जस्ट बता रहा हूं आपको कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो। मान लीजिए मेरे पास में कोई है 9,15, या आपके पास में कोई एलिमेंट लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि भैया वास्तव में जो गिनती आती है उसके अंदर भी 9 पहले आता है, 15 बाद में आता है। इसका मतलब ये हमारे पास में पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया। एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को, क्रमित युग्म को ये शो करेगा। लेकिन बाई चांस मान लो मैं इसे लिख दूं 15,9, तो ये अपने ऑर्डर को ब्रेक कर देगा, ये अपने ऑर्डर को तोड़ देगा। तो इसलिए फिर ये क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर की श्रेणी में नहीं आएगा। बात क्लियर। और बाकी आपके पास अगर बुक वगैरह है तो इसकी डेफिनेशन वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट जो मतलब है इस चीज का, कोई आपसे जनरली पूछेगा तो ये चीज आपको बतानी है उसको, ना कि किताबी लैंग्वेज को बताना है ना। किताबी लैंग्वेज को तो देखो, आप किसी को बता भी दोगे तब भी वो समझ नहीं पाएगा सामने वाला कि ये कहना क्या चाहता है भाई। सही बात है कि नहीं भैया। ठीक है।
आगे चले हैं अपन अब। अरे भैया आगे चले क्या? अब आगे चलते हैं भैया, चलो। ठीक है, देखो इस चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो ये क्रमित युग्म है ना, क्रमित युग्म। बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं भैया? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, रोमियो योगी, नाम देखो रोमियो योगी। गुड आफ्टरनून सर, भाई साहब गुड आफ्टरनून। अब सुनो इस चीज को, थोड़ा सा आप ऐसे भी दिखाना चाहो। भाई मान लो मेरे पास में कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट है, और एलिमेंटों को आप ऐसे दिखाओगे A1 A2 A3 A4। आगे जब चलते जाओगे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहां पहुंच जाओगे आप? AI तक पहुंच जाओ, AN तक पहुंच जाओ। तो ये जो आपके पास में ऑर्डर है, आप खुद देखो कि यहां पर जो सीक्वेंस है, जो यहां पर युग्म है, क्रमित युग्म की बात करते हैं अपन, एक क्रम की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, वो कैसा है? एकदम जमा हुआ है। ठीक है, ब्रेक नहीं है ऑर्डर यहां पे। तो ये जो चीज हमारे पास में है, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कभी कभार जब वर्ड आएगा आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म का, तो आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए इसकी। ठीक है, कि भाई कोई भी एलिमेंट होगा अपन उसको इस तरीके से दिखा देंगे, तो ये अपना ऑर्डर्ड पेयर के श्रेणी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर सेट फॉर्म में लिखने के अलावा भी आप इसको ए इक्वल टू A, B के फॉर्म में भी लिखोगे, तो भी ये ऑर्डर्ड फॉर्म के काउंट में आएगा। ठीक है, हमें केवल यहां पे फोकस करना है कि ऑर्डर्ड इसका क्या होगा, इसके अलावा हमें और किसी बात पर फोकस नहीं करना है। चलो भैया, काफी देर बात हो गई ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक करवा दिया है, बस केवल रिवाइज करवा रहा हूं। देखो टॉपिक क्या था कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, इसको हमने किस प्रकार शो किया था पता है आपको? ए क्रॉस बी, ये शो करता है कि कोई भी दो सेटों का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है। मान लीजिए मेरे पास में कोई सेट ए है 1,2, और यहां पे बी मेरे पास में है, और यहां पे बी कैसा है अपना 2,3, 2,3 ने तो 3,4 ले लो। अब आपको एक बात बताऊं, आपको सही बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत मेरी बात को कान खोलकर सुनना, मैं क्या कहने वाला हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत हम ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म का यूज करते हैं। कैसे? कि जब भी हम यहां पर, जैसे ये ए और बी सेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करूं बताए आपको? देखो 1,2 नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, 1,3। तो मैंने क्या करा कि एक ऑर्डर का यूज किया। कैसे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 3 से और 2 को 4 से। तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर तरीके से कि मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म का भी यहां पर यूज हुआ है। ये चीजों को मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन सीक्वेंस के साथ में किया, तो इस चीज को ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो मैंने काम किया, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्तीय गुणन किसका? दो समुच्चयों का। ए और बी मेरे पास में दो सेट हैं, उनका मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बताया है। राम यादव नीम का थाना, गुरुजी लेट हो गए आज। हेलो, अरे वॉइस नहीं आ रही है?
नवीन कुमार सैनी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। वॉइस तो आ रही है। हेलो। भाई बाकी बच्चे कमेंट करो, वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। यार वॉइस तो आ रही है, यहाँ पे मेरे शो हो रहा है यहाँ पे सिस्टम के अंदर। बाकी बच्चे बताओ यार एक बार कमेंट कर। आ रही है आवाज़ तो यार। ये आवाज़ तो आ रही है। नवीन जी आपके कोई प्रॉब्लम लग रही है, मेरे को लगता है एयरफोन वगैरह ख़राब हो गई थी के। भैया देखो, शेखावाट यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आप एक डिग्री दो साथ नहीं ले सकते। मतलब एमएससी बीएड वगैरह जो करते हैं ना, ये नहीं कर सकते साथ साथ आप। ठीक है। वॉइस आ रही है, आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आ रही है वॉइस तो, मैंने देख लिया यहाँ पे, चेक भी कर लिया। नवीन जी आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेट हो गए तो कोई समस्या नहीं है, आज अपन ने कुछ पढ़ाया भी नहीं है। अभी हम केवल बेसिक बात कर रहा हूं जो अभी आपके काम आने वाली। ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डाल लीजिए, वो है मेरे पास में रिलेशन। देखो रिलेशन संबंध से, आप संबंध इस वर्ड से मतलब क्या निकलता? संबंध। और लगा दो यहाँ पे, नहीं लगा देना, बीच में लिख लेना संबंध। ठीक है। देखो यार बात बताता हूं आपको सही। यहां पे पहले अपन बात करते हैं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली बात करने के बाद फिर मैं बात करूंगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आखिर रिलेशन को कैसे दिखाया जाता है, कैसे उसको शो किया जाता है। बात क्लियर? बात ठीक है। पहले मैं आपको जनरली बताता हूं कि वास्तव में रिलेशन होता क्या है। देखो मेरे पास में एक डोमेन, या आपके पास में दूसरा कोडोमेन, को बोल दो आप, डोमेन बोल दो इसको, और इसको नाम दे दो कोडोमेन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत, ये कहलाता है सह प्रांत। प्रांत और सह प्रांत। ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट है 1,2,3,4,5, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है ए, कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने क्या करा कि भाई साहब मैंने कहा कि ये 1 है ना, इसका संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी, 4 का संबंध इस, का संबंध इससे। अभी मैं केवल आपको केवल और केवल संबंध के बारे में बता रहा हूं। बाद में अपन संबंध के प्रकार भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के संबंध होते हैं। बात क्लियर? तो जैसा मैंने देखा यहां पर 1 2 3 4 5 6 इनका संबंध इससे है, ए बी सी डी से। अब एक बात बताता हूं, ये तो जनरली आपको दिखाने का तरीका होगा कि संबंध को कैसे दिखाया जाता है। संबंध मतलब कोई भी अगर दो सेट मेरे पास में है, जैसे कि ए और बी है, उनमें कोई संबंध है, तो हम उनको कैसे शो करते हैं। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जैसे मान लीजिए आप और आपका भाई है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या वर्ड है उसके बीच में? ब्रोदर, भाई का रिलेशन है उसके अंदर। एक संबंध क्या है? भाई का संबंध। आप स्टूडेंट्स हो, मैं आपका टीचर हूं, तो अपने बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है भैया? एक गुरु जी का संबंध, एक टीचर का संबंध। तो अब मेरी बात को कान खोलकर सुनना आप। देखो एक तरफ है टीचर के सेट, बहुत सारे टीचर, मैं हूं टीचर, और भी मेरी कैटेगरी में बहुत सारे टीचर, फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, और भी जो टीचर पढ़ाते हैं, उन सभी टीचरों को मैंने एक सेट में रख दिया।
दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आप सारे बच्चे एक अलग सेट में हो, सेट ए के अंदर हम हैं, सेट बी के अंदर आप हो। जब दोनों सेटों के बीच में रिलेशन देखा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में तो क्या संबंध है भैया, एक पढ़ाई का संबंध है, एक स्टडी का संबंध है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहां पर वही बात है कि भैया मेरे पास में कोई दो सेट होंगे, एक सेट गुरुजियों का, एक सेट बच्चों का। आपके बीच में और मेरे बीच में ऐसा क्या संबंध है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो और आप मेरे से पढ़ रहे हो? तो क्या संबंध है? मैं आपका गुरुजी हूं, मैं आपका टीचर हूं। तो सबसे बड़ा संबंध तो यही हुआ कि भाई आप हमारे सर हो और हम आपसे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपसे। आप घर जा रहे हो, गांव जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी मम्मी वहां पे रहती है, आपकी माँ वहां पे रहती है, जिसने आपको जन्म दिया, आपकी दादी माँ वहां रहती है, आपके दादा रहते हैं, आपके पापा रहते हैं, आपके भाई रहते हैं। तो वहां पे उन सभी के बीच में क्या रिलेशन है? तो आपने एक नोटिस करी, एक बात नोटिस करी कि यहां पर कम से कम दो सेट का होना जरूरी है। अगर दो सेट नहीं होंगे तो हम उनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे। बात क्लियर? भैया आप खुद सोचो कि मैं अकेला हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं अकेले खुद के ऊपर ही क्या संबंध, मैं मतलब किसी बच्चे से, भाई जैसे चार आदमी मेरे सामने खड़े हैं, एक मेरे पापा जी हैं, भाई है, मम्मी है, बहन है। अब एक बात बताओ, अगर वह सामने चारों आदमी खड़े नहीं होंगे तो उनके बीच में और मेरे बीच में रिलेशन कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है संबंध को बताने के लिए। अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं आपको सेट नहीं पढ़ाता, मैं आपको समुच्चय नहीं पढ़ाता, तो आप खुद सोचो कि एक बच्चों का समुच्चय और एक गुरुजी का समुच्चय कैसे बनता, कैसे डिफाइन करते आप चीजों को, डायरेक्ट रिलेशन कैसे पढ़ते? नहीं पढ़ते ना। इसका मतलब सेट के बारे में पता है आपको कि कैसे एलिमेंट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कितने प्रकार के सेट हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता है। और भी कोई सेट की प्रॉपर्टी, बहुत सारी सेट की प्रॉपर्टीज मैंने छोड़ दी हैं। क्यों छोड़ दी? मैंने जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि सेट अपना टॉपिक है नहीं, उसमें इतना डीप में भी पढ़ाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी हो जो काम आएगी रिलेशन के अंदर, तो मैं उसको वहां पर प्रॉपर लिखवा दूंगा अगर वो काम आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चे समझ गए कि गुरुजी इतनी देर से जो आप समझाना चाह रहे हो, अब हम समझ गए कि सेट को इतना पढ़ना जरूरी क्यों था रिलेशन के लिए, संबंध के लिए। क्योंकि संबंध कहां देखोगे, सेट तो होना जरूरी है ना, सेट होना बहुत ही जरूरी। तो मैंने क्या कहा आपसे, अभी मैं आपको डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा, संबंध की टेंशन मत लो। तो हमने देखा कि भैया मेरे पास में अगर कोई दो सेट है, ए और बी, मेरे पास में कोई दो सेट है, अब उनके बीच में अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, कोई मतलब कार्तीय गुणन करता हूं, तो यहां पर मेरे पास मान लो कि ए और बी के अंदर कौन से एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, ए कोमा बी, हमारे पास दो एलिमेंट हैं। अब आपको पता है ए जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल ए के अंदर, और बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी के अंदर। अब आप मेरी एक बात को समझना, आप खुद सोचो कि सेट के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, सेट के टाइप के बारे में आप नहीं जानते, तो डायरेक्टली आप इस चीज को कैसे समझ पाते? मैं आपके सामने लिखता कि भैया ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, तो आप उसको क्या समझते? बच्चे कहते हैं कि यार ये कैसे लिख दिया, ये कैसे क्या लिख रहे हैं सर, ये सिंबल क्या है ई जैसा? तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती। उम्मीद करता हूं कि बिलोंग टू के बारे में और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा देखो ये क्या है, आपके पास में ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं सही बात, इस ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना, इसका सबसेट होता है आपका रिलेशन। बच्चों के तोते उड़ गए होंगे, बच्चे कह रहे हैं सर क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ
कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किन्हीं दो सेटों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, डेफिनेशन लिखवाऊंगा इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में, टेंशन मत लो। अभी अभी केवल समझने में फोकस करो। अगर आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन आप खुद लिखोगे मेरे आगे आगे, ठीक है। मैंने कहा कि भाई दो मेरे पास सेट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने उनके बीच में कर दिया है, संबंध की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो सबको पता है कि यार सेट को हमने ऐसे शो किया था और रिलेशन को हम आर से शो करेंगे, सीधी सी बात। रिलेशन आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब सपोज दैट मैं आपको सबसेट के बारे में भी नहीं बताता, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब है कि भैया एक ऐसा समुच्चय आर, अगर मैं यहां पर बता रहा हूं कि आर मेरे पास में क्या है, सबसेट है। सबसेट लिख लेना इसको, ठीक है, सबसेट। आर क्या है हमारे पास? सबसेट। किसका? ए क्रॉस बी का। बहुत ही कान खोलकर सुनना, क्योंकि ये बातें बेसिक वाली बातें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में डायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं। आप यहां पर देखो, मैंने क्या कहा कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आर के अंदर जो भी रिलेशन आएंगे ना, जो भी एलिमेंट आएंगे, वो कहां से आएंगे? ए क्रॉस बी। मतलब जो भी संबंध आएगा ना, वो कहां से आएगा? ए क्रॉस बी के अंदर से आएगा। तो भैया समझ गए आप कि संबंध क्या होगा? कि जब हम कोई भी दो समुच्चय जो कि कैसे हों? नॉन एम्पिटी हों, अरिक्त समुच्चय हों, जब दो अरिक्त समुच्चय ए और बी को हम लेते हैं और उनका कार्तीय गुणन करवाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उस कार्तीय गुणन का ही सबसेट, उसका उपसमुच्चय, या फिर आप कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, एवरी सबसेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वो आपका संबंध कहलाता है। अब आपका दिमाग फट गया होगा, बच्चे कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या तो कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ, चीजों को मिक्स मत करो, बहुत ही आराम से सुनो। मैंने क्या क्या वर्ड यूज लिए आज की क्लास, जिसने बहुत ही शांतिपूर्वक ले ली ना, कल की क्लास में वो आग लगाएगा, कि बेसिक उसको समझ में आ जाएगा। इसके मैथमेटिक्स में लिखने का काम नहीं है, दिमाग का काम है, ठीक है। मैंने क्या क्या वर्ड यूज लिए? सबसे पहले मैंने वर्ड यूज लिया था आपका सेट। सेकेंड नंबर पे हमने यूज लिया ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। और थर्ड नंबर पे हमने यूज लिया, क्या यूज लिया भैया? सबसेट। सबसेट, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमने कहा कि भाई साहब वो आपका संबंध बन चुका। आपने देखा कि यहां पर जो रिलेशन है, यहां पर जो संबंध है, वो बना किस प्रकार से? पहले सेट आया, फिर ए और बी दोनों सेटों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। और हम क्या कह रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी सबसेट बन सकते हैं अपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, भाई मान लो ये अपना ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसके अंदर 10 सबसेट बन रहे हैं, छोटे 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 सबसेट बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संबंध कहलाएंगे, सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे। बात समझ में आई? कहने का मतलब रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसेट, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आपको पता है कि मैंने अभी आपको सिखाया था ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, तो वो तो आपको एज इट इज वहीं समझ में आ गया होगा। और बाकी संबंध तो फिर लास्ट में मैंने रिजल्ट निकाल दिया कि व्हाट इज द सम रिलेशन। तो सबसे पहले मैंने दैनिक जीवन में बताया कि एक स्टूडेंट और एक टीचर का क्या संबंध है, दोनों के बीच में कैसी कनेक्टिविटी, ठीक है, मेरे बीच में, आपके बीच में, आपके पापा के बीच में, ठीक है, और आपके अपने भाई के बीच में, बहन के बीच में, जो भी एक, किस मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो उनको कनेक्ट करती है आपसे? एक संबंध, एक रिलेशन। तो आप उस चीज को अगर यहां पर अप्लाई कर देते हो किसके अंदर? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो चीज एज इट इज
कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर, एज इट इज आपका भाई साहब संबंध निकल के। बात क्लियर? अब मैं बताऊं इसको सही बात, इस चीज को आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई अभी, मेरी बात को कान खोलकर सुनना, हेलो, मेरी बात को बहुत ही कान खोलकर सुनना। क्या कह रहा हूं मैं कि मेरे पास में दो नॉन एम्पिटी सेट हैं। अब मैं देखना दोनों डेफिनेशन को कितना एग्जैक्टली मैच करवाता हूं, आप मेरी बात को सुनते रहना। देखो अभी मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूं ये बुक की डेफिनेशन है, एक तरीके से ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो अपन संबंध की पढ़ने वाले। क्या है? दो नॉन एम्पिटी सेट ए और बी देते हैं, ठीक है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, दोनों का क्या करवाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के बाद में बहुत सारे एलिमेंट बन गए। क्या बन गए? बहुत सारे एलिमेंट बन गए। उन एलिमेंटों से मैंने छोटे 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 सबसेट बना दिए। तो जो सबसेट बनेंगे ना, मतलब छोटे छोटे, वो क्या कहलाएंगे? वो आपके संबंध कहलाएंगे। अब ये डेफिनेशन आपके दिमाग में इतनी सही तरीके से नहीं बैठी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं शानदार डेफिनेशन। प्यारे बच्चों, आपका परिवार है, आपके परिवार में पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, दादी हैं, दादा हैं, बुआ हैं, ठीक है, मौसी जी हैं, जितना भी आपका परिवार है काफी बड़ा परिवार। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक फिक्स ले लूं ना, फिक्स ले लूं, एक काम करो, एक फिक्स परिवार ले लेते हैं, जैसे आपके दादाजी हैं और आपके दादी जी हैं। उन दोनों से जो भी संतान उत्पन्न हुई है, जैसे आपके पापा जी, आपके बुआ जी, जो भी हैं, एक तरीके से आपके दादा और दादी के द्वारा जो परिवार बनाया गया, मैं उसको ले रहा हूं। कहने का मतलब दादी जी ये हैं और दादाजी हैं, ए और बी से मैंने उनको डिनोट कर दिया। दादा और दादी ने जो परिवार अपना बनाया उसमें आप भी हो, आपके पापा जी भी हैं, ठीक है, आपकी मौसी जी, जो मतलब मौसी जी ने आपकी बुआ जी वगैरह जो भी आपके आते हैं, उसके अंदर आपके ताऊ जी हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? आप ही के परिवार के लोग हैं। तो दादाजी और दादी जी ने एक बड़ा परिवार बनाया जो कि यहां पर प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, उस बड़े परिवार में कितने सारे संबंध हो सकते हैं? अब बताओ कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं हूं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, तो पहला संबंध मेरे दादा से, फिर मेरी दादी से, फिर मेरे ताऊ जी से, फिर मेरे चाचा से, फिर मेरे ताऊ जी के लड़के से, ताऊ जी की लड़की से। तो यानी कि एक काफी सारे छोटे 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 उसमें संबंध बन गए, एक तरीके से छोटे क्या बन गए? स्मॉल स्मॉल सबसेट बन गए, छोटे छोटे वहां पर क्या बन गए? सबसेट बन गए। और वो छोटे छोटे सबसेट ही आपकी रिलेशन है। कैसे? भाई मेरा रिलेशन मेरे ताई जी से, ताऊ जी से, ठीक है, फिर मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, तो वो क्या है? वो संबंध है। आप उसको टुकड़ों में तोड़ो। आपके दादाजी और दादी जी ने एक बड़ा परिवार बनाया, उसमें छोटे छोटे आपके जितने भी भाई बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो क्या है? उसके एलिमेंट है। एलिमेंटों से हमने सबसेट बना दिया, और सबसेटों के बीच में देखा कि भाई संबंध क्या है दोनों के बीच में, तो संबंध भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां पर हमने एक बात देख ली है कि ए क्रॉस बी में जब एलिमेंटों को बनाएंगे तो वहां पर संबंध जो होगा वो एक नहीं होगा, काफी सारे संबंध हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी मेरे पास में सबसेट होगा, जो आपके पास उपसमुच्चय होगा, वो रिलेशन कहलाएगा ए क्रॉस बी। आप मुझे कमेंट करके अपने रिव्यू दे सकते हो कि डेफिनेशन आपको समझ में आई, फिजिकली फॉर्म में आपके मतलब जो दैनिक जीवन में जो एग्जांपल दिया, क्या उसमें कोई दिक्कत है? और यहां पर आप देख सकते हो, उसके बाद मैं आपको फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, प्रॉपर वे में काम करवाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सर जी बीएससी पार्ट फर्स्ट में एनसीसी के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये देखो, ये कॉलेज वाले काम है, इनसे मैं थोड़ा दूर रहूँगा, ठीक है। सर सेट यूनिट नंबर फर्स्ट के लास्ट में आप टॉपिक देखना, प्रिंसिपल इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन भी है, ठीक है। आकाश जहांगीर जी, अगर उसको है तो हम उसको कर लेंगे, डोंट वरी, उसको कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी टेंशन है यार, आकाश को यार सिलेबस की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। मैं कह चुका हूँ एक बार कि आप जब यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए तब मेरे पास कॉल करके बोल देना कि सर आपने ये नहीं करवाया, बस मस्त रहो।
आप मुझे बताओ कि जो डेफिनेशन मैंने आपको संबंध के बारे में बताई, क्या वो समझ में आपको आई या फिर मेरी बातों का आपने नज़रअंदाज कर दिया? कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, आप इसको कमेंट वगैरह करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं कि नवीन कह रहे हैं समझ में आ गया, आकाश कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया है सर, डेफिनेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के बच्चे के नींद आ गई कि दोपहर में फिर? अरे बाकी के बच्चे सो गए क्या? नींद आ गई? चलें भैया, चलो। अब यहाँ पे ये बात समझ में आपको आ गई है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं अब। संबंध है ना? संबंध रिलेशन आपका, ठीक है? सुनना ध्यान से, यहां पे संबंध रिलेशन की बात करते हैं अपन, तो ध्यान से देखना। माना, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसकी, माना समुच्चय ए एवं समुच्चय बी, दो अरिक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं? अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय हैं। और इस बार ध्यान रखना भैया, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो 8 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, उसमें डेफिनेशन भी आ सकती है। ध्यान रखना। तो कहीं आप डेफिनेशन वगैरह को ऐसे हल्के में ले रहे हो, मैं ये हिंदी इंग्लिश क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आ सकती है एग्जाम के अंदर, और आ सकती है तो फिर वो नंबर कट जाएंगे आपके। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाने जैसे मैं बनवा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना इस बात का। माना समुच्चय ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब तब समुच्चय ए एवं समुच्चय बी का, समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणन तब समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणन करने पर जो हमें, या फिर आप कह सकते हो कार्तीय गुणन करते हैं, तब समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणन करते हैं। तो लिखो कार्तीय गुणन करते हैं, तब ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के सभी
उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय संबंध को प्रदर्शित करते हैं, संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अब ये बात अगर मैं डायरेक्ट थ्योरी लिखवाता ना यहाँ पे, तो बच्चे ऐसे करते, गुरुजी क्या लिखवा दिया, ये कैसे लिखवा दिया, ठीक है, ये कहाँ से लिख दिया। प्रदर्शित करते हैं ऐसे लिख देना ना, बात क्लियर। तो आपने डेफिनेशन देखी कि समुच्चय ए और बी दो कैसे हैं, एक एरिक्त समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए और बी का क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तब ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय जितने भी आपके सबसेट बनेंगे सभी उपसमुच्चय संबंध को प्रदर्शित करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो भी आराम से, लेट सेट ए एंड set B is non-empty set, non-empty set, then we find Cartesian product of set A and set B, set A and set B, then तब A क्रॉस B, या फिर आप कह सकते हो then all subset of A क्रॉस B is called relation, या फिर रिप्रेजेंट टू रिलेशन, आप लिख दो सिंपल, इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, लेट सेट ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, देन वी फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, देन ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो बात समझ में आपके बैठ गई होगी कि मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाने की कोशिश करी और आपने यहां पर क्या लिखा है। अगर आप डेफिनेशन लिख चुके हो तो एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, एक काम करते हैं, डेफिनेशन आपको दिख रही है ना सभी को, मैं इतनी छोटी कर सकता हूं ना इसको, ठीक है, सभी को दिख रही डेफिनेशन। अब इसमें साथ के साथ यहीं पे लिख दो कि भाई साहब सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर कोई भी ए और बी एलिमेंट मेरे पास में प्रेजेंट है मान लीजिए, तो वो आपका पर्सनली आप इसको ऐसे लिख दो, ए बिलोंग कहां करेगा, ए के अंदर, कोमा बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर शो करो पर्सनली कि जो आपका संबंध है, रिलेशन है, उसको कैपिटल आर से शो करते हैं। तो ये जो आर है ना आपका, ये सबसेट कहलाता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे ये लिखो, आर सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। सबसेट क्यों है, अब मैं फालतू बातचीत नहीं करूंगा, बार बार क्या बताना उसको यार, इतनी बार बता चुका हूं, नहीं समझ में आया तो वीडियो लेक्चर दोबारा देख लेना। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम क्या लिख रहे हैं, देखो ये जो आपका संबंध है ना आर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ए कोमा बी मेरे पास में, और यहां पर आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ए कोमा जो बी है ये बिलोंग करेगा कहां पर, ए क्रॉस, बताओ। तो ये तीन चीज लिख लेना, और यहां पर अगर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहो कि भैया रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो वो भी लिख सकते हो, रिलेशन को कैपिटल आर से शो किया जाता है संबंध को। और ये बातें मैंने यहाँ पे नीचे लिखी, सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और यहाँ पे तीसरा मैंने लिख दिया कि रिलेशन को किस तरीके से अपन शो करेंगे।
देखो मैं आपको बताऊं, बात ऐसी है कि भाई साहब पूरी डेफिनेशन जो मैंने लिखी ना हिंदी और इंग्लिश में, ये पूरी डेफिनेशन आपके ये 3 वर्ड बता रहे हैं, 1 2 और ये 3। अगर जिस बच्चे को ये तीनों समझ में आ गए ना, वो जिंदगी में इस डेफिनेशन को कभी नहीं भूलेगा। बाकी अब आपके को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर आपको समझा दिया है सब कुछ। सर बीएससी में कितने घंटे पढ़ाई करने से पास पास होने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसा कि जिंदगी में कभी ये सवाल पूछोगे नहीं आप। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी जस्ट एक सवाल पूछ रहा हूं कि सवाल उतारते रहो आप, मैं पूछता रहा हूं। अभी एक बड़े सा एग्जांपल सोच रहा हूं मैं, फिर पूछूंगा आपसे एक बार। भाई एक बात बताओ, देखो आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है, सब्जी बना रहे हो, सब्जी रोटी सब्जी बना लो। रोटी सब्जी आप बना रहे हो, मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूं, आपने सब्जी बनाई। सब्जी जब आप बना रहे हो तो सब्जी को काट पीटने के बाद में आपने उसमें छोकन लगा दिया, अब वो गैस के ऊपर उबल रही है सब्जी। अब डिपेंड करता है आप उस सब्जी को जितना ज़्यादा उबालोगे, जितना सही टाइम तक उबालोगे, परफेक्ट रूप में बनेगी। अगर आप उसको कम उबालोगे, बिल्कुल थोड़ा सा उबाला और बंद कर दिया गैस को, वो कच्ची रह जाएगी। ज़्यादा उबाल दिया तो जल जाएगी। तो नवीन भाई साहब ने पूछा था, अर्पित ने पूछा, शायद नवीन भाई साहब ने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। भाई देखो मैं पहले कह रहा हूं आपको, कम पढ़ोगे तो सब्जी बन जाएगी कच्ची, मतलब मज़ा नहीं आएगा। पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और अगर परसेंटेज अच्छी बनानी है ना, तो मीडियम काम करना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने से भी सब्जी जल जाएगी। आप सोच रहे हो कि मतलब दिन में 15 घंटे पढ़ लूँगा तो मैं ऐसा कर लूँगा। भाई साहब दिन में 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी, चलो भाई साहब 55 पढ़ेंगे, 55। कारण क्या है कि दुनिया भर का कंटेंट वो पढ़ लेते हैं, पता चला एग्जाम में आया कुछ नहीं है पढ़ा जिसमें से। सटीक पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, और डेली की डेली 1 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटे पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्लास ले लेते हो ना, वही काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद संडे को बैठकर रिवीजन कर लिया करो, काम आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो आपकी इच्छा है, बाकी मेरे हिसाब से पास होने के लिए इतना काफ़ी है। आपने पास होने के लिए पूछा था तो पास होने के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको समझाया संबंध के बारे में। अब भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जिंदगी में कभी भूलोगे तो नहीं ना संबंध की डेफिनेशन? कि दादी जी और दादा वाला जो एग्जाम्पल है उसको याद रखना, कि भाई मेरा परिवार है, उसमें दादा और दादी हेड हैं। मेरे पापा, ताऊ जी, ताई जी हैं, मेरी बुआ जी हैं, के बाद में मेरे ताऊ जी चाचा के लड़के हैं, तो सारे एक परिवार के लोग हैं मेरे। अब उसके अंतर्गत आपको पता है पूरा परिवार किसका है? पूरा परिवार है दादा और दादी का। बहुत बड़ा परिवार है। इस बहुत बड़े परिवार में से अगर मैं छोटे छोटे सबसेट बना लूंगा, जैसे कि मैं और मेरे ताऊ जी के बीच में संबंध क्या है? ताऊ जी का। ताई जी के बीच में ताई जी का संबंध है। ठीक है, तो वो क्या है, छोटे छोटे मैंने संबंध निकाल लिए। तो सारे संबंध जितने बनेंगे ना, वो भाई साहब इस तरीके से मैं शो कर रहा हूं कि आर सबसेट किसका है? ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, सब सेट बनेंगे, इज कॉल्ड रिलेशन। बाकी और मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं रिलेशन के अंदर ही, और एक दो डेफिनेशन और लिखवा रहा हूं मैं संबंध के अंदर, भैया थोड़ा सा देखना। ठीक है, हाँ भाई संबंध की डेफिनेशन लिख ली ना आपने? सर एकदम पक्का छप गया है दिमाग में। देवेंद्र कुमार कमेंट कर रहे हैं, तो देवेंद्र
यही चाहिए बस। सर ऑल क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो देवेंद्र, इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरे को पढ़ाने दो। स्पीड कम है, बढ़ाने की बोल रहे हो, मत मत कहो मेरे से, क्योंकि वही बात है, फिर वो परफेक्शन जो है ना एक टीचर का जो तरीका है वो नहीं आ पाता फिर। अगला टॉपिक लिखो आप यहाँ पे। अगला टॉपिक है अपना संबंध का पूरक। संबंध का पूरक इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। देखो कुछ नहीं सीखना, बिल्कुल सिंपल। देखो डेफिनेशन वगैरह लिखनी नहीं है, एग्जाम में खुद ही बनाया होगे आप, ठीक है। आर में एक डेफिनेशन याद करनी है आपको, समुच्चय सेट की डेफिनेशन, सॉरी समुच्चय नहीं, रिलेशन की। रिलेशन की डेफिनेशन को याद कर लेना आप। उसको याद करने के बाद में बाकी और फालतू दिमाग मत लगाना, क्योंकि डेफिनेशन आप खुद बना लोगे, आप खुद बना लोगे। क्योंकि देखो डेफिनेशन को लिखने के बाद में जो आप उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे रिलेशन का, तभी नंबर मिलेंगे आपको उसके अंदर। आप सोचो कि डेफिनेशन लिख के छोड़ दूं काम हो जाएगा, नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे आप। आ जाओ। मैंने कहा कि ये मेरे पास में क्या है, हाँ रिलेशन आर की बात करी थी मैंने। क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसको। एक कोई भी मेरे पास में दो एलिमेंट है ए कोमा बी। ये आपका जो एलिमेंट है ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ए कोमा जो बी, ये बिलोंग करता है आपके ए क्रॉस बी के, ठीक है ना। ठीक है, आप एक काम करो, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो। भाई जो भी मेरे पास में ए कोमा बी जो है, ये जो आपके एलिमेंट हैं ए कोमा बी, ये आपके बिलोंग करते हैं कहाँ पे, आर के अंदर। ये जो भी मेरे पास में आर है ना, ये आर ये जो लिखा हुआ है इसी के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी आर लिखा हुआ है, सर यहाँ पर भी आपने आर लिख दिया, तो इसलिए क्या है, ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जो भी ए और बी बनेंगे, मतलब आप खुद सोचो कि ए और बी जो बनेंगे ना, वो क्या है, वो छोटे छोटे सबसेट हैं, और सबसेट को ही तुमने रिलेशन कहा है, तो वही मैंने लिखा है। लेकिन फिर भी चलो इसको मिटा दो आप, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। हमने कहा कि यहां पर कॉम्प्लीमेंट, संबंध का पूरक, देखो कैसे लिखेंगे इसको, आर के ऊपर लगा दो बार, इसे कहते हैं संबंध का पूरक। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहां पर क्या सीन था, ए कोमा, इसके पूरक में क्या होगा कि ए कोमा जो बी मेरे पास में एलिमेंट हैं, ये आर में तो कहाँ करेंगे, पर्सनली ये क्या करेंगे, आपका ए बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर, और बी बिलोंग करेगा सेट बी के, आर के अंदर बिलोंग नहीं करे। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट पूरक, ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूं, देखो स्टेप बाय स्टेप काम करो। ये मैं जो अभी यहाँ पे लिखवा रहा हूं ना, ये है बेसिक ज्ञान। बेसिक ज्ञान, बेसिक ज्ञान क्या कहता है, देखो कभी भी आप देखो यहां पर है अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन भी कैसे बना, सबसे पहले भैया सेट ए आया, फिर सेट बी आया। सेट ए के कोई एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने कहा सेट ए के अंदर ए एलिमेंट है और सेट बी के अंदर बी एलिमेंट है, बात क्लियर। मैंने कहा कि उसके बाद हमने ए क्रॉस बी बनाया, यानी कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिया, ए कोमा बी बन गया। बनने के बाद हमने क्या करा कि भैया इसके छोटे छोटे क्या बना, सबसेट बनाए, तो उससे क्या बना, मेरा एक रिलेशन बना, आर बना, आर सबसेट ए क्रॉस बी का। अब सीधी सी बात है, अगर आर मेरे पास सबसेट बन गया ए क्रॉस बी का, इसका मतलब है कि भैया आर में जितने भी एलिमेंट है वो कहां इसमें बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आर बार चाहिए। भैया आर बार को मैंने कैसे लिखा कि जो ए कोमा बी एलिमेंट जो आर में बिलोंग होने चाहिए थे वो आर में नहीं आएंगे, अब वो कहां आएंगे, सिंपल सेट ए और सेट बी में। तो सेट ए और सेट बी
हालांकि आपने दिखा दिया, क्यों दिखा दिया? क्योंकि इससे क्या है कि आपके डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। या आप एक बार अपने अंदर के दिमाग से सोच के देखो कि इस बात को लिखने की आवश्यकता थी या नहीं थी। ये तो ऑलरेडी वही तो है भाई, सेट ए और सेट बी, ठीक है, ये बनाया फिर ये बनाया, तो आपका ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं? सेट ए और सेट बी में तो होंगे, बट इस बात को लिखना जरूरी है। कॉमन सेंस वाली बात तो है यहाँ पे, लेकिन आप लिखोगे नहीं तो डेफिनेशन पूरी भी नहीं होगी, बस ये बात है। तो आप इसको आराम से लिखो, संबंध का पूरक। आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि कोई भी संबंध आर है उसका पूरक कहलाता है यदि, भाई कोई संबंध आर है उसका पूरक फलन या पूरक संबंध कहलाता है आर बार, लेकिन कैसे? जब ए कोमा बी एलिमेंट आर में बिलोंग नहीं करेंगे, आर में उपस्थित नहीं होंगे। ए रिलेशन आर, या फिर आप कह सकते हो ए रिलेशन आर बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट रिलेशन ऑफ आर इफ ए कोमा बी एलिमेंट आर नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर। अब आप इस बात को देखो, यहीं से तो लिख सकते हो। अब मैं इसको थ्योरी में लिखवाऊंगा, टाइम पास करवाऊंगा, क्या मतलब? एग्जाम में तो आएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने बताया ना, पता होना चाहिए। बच्चों को लगता तो होगा कि यार ये कितना भयानक है, मतलब ये इसको कैसे लिख दिया, कैसे, जबकि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, वो बेसिक ज्ञान मैंने वहाँ पे जो बताया उसका यूज करके देखोगे तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप बोलोगे मजा आ गया। वही चीज़ है यार, संबंध का पूरक हो चुका है। उसके आगे मैं बुक में देख पा रहा हूँ कि अगला एक और है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर अपन क्लास को खत्म करेंगे। हाँ भाई, आ जाओ सारे बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे रोहित कुमार कमेंट कर रहा है, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? यार ये सिलेबस की टेंशन खूब लग रही है बच्चों को, अभी सिलेबस होने तो दो यार। मैंने एक बात कही आपसे, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस होगा और मैं रिवीजन भी आपका करवाऊंगा। और बताओ रिवीजन कैसे होगा, कब होगा, वो बात की बात है, लेकिन रिवीजन भी, वाह, क्लियर। तो पढ़ते रहो आप, जैसे होगा वैसे होता रहेगा, पढ़ने पे फोकस करोगे। सिलेबस, बच्चे कई क्या कहते हैं, अभी लास्ट ईयर की बात है, मतलब थर्ड ईयर की बात थी, मैं दो बुक पूरी हो गई, तीसरी बुक चल रही थी, तीसरी बुक में 2 यूनिट बची थी। बच्चे क्या करें, गुरुजी सिलेबस कब होगा? मैंने कहा हो तो गया सिलेबस। बोलो सर कहाँ हुआ, 2 यूनिट बच रही हैं अभी तो। फिर मैंने कहा भाई कितना पढ़ लिया? कि सर आप पूरा पढ़ा दो फिर पढ़ूंगा, और एग्जाम के 1 महीना बचा है। तो वो सीन ही मत करना कि भाई साहब सिलेबस कब होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा तब पढ़ूंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, और यहां पे अब हेडिंग डालो आप सारे बच्चे, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध,
नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर के, अभी मिल जाएंगे साथ के साथ आपको, ठीक है। बाकी पुराने लेक्चर जो है ना 4-5 लेक्चर हो गए, उनके नोट्स मैं आज अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब कल संडे है ना, तो आराम से मैं अपलोड कर दूंगा, मंडे को क्लास होगी तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्रतिलोम संबंध इसे कहते हैं, इसे कहेंगे अपन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, क्लियर। देखो भैया बात बताता हूं आपको, आपको एक डेफिनेशन याद रहनी चाहिए बस, कि गुरुजी मेरा तो संबंध आर है और इसकी डेफिनेशन जो है मेरे को याद हो गई, ए कोमा बी जो होगा ये बिलोंग करेगा कहां पर, आपका बिलोंग करेगा ए कोमा बी, बिलोंग करता है ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन याद करी, ये मेरे रिलेशन की डेफिनेशन है। अब यहीं पे मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, तो एक संबंध आर का प्रतिलोम संबंध कौन कहलाएगा, आर इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। प्रतिलोम को कैसे शो करते हैं, इसी प्रकार शो करते हैं। तो एक प्रतिलोम अवयव आर इनवर्स को हम किस तरीके से लिखेंगे कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी मेरे पास में बी कोमा, और आप आगे लिख देना भैया ए कोमा जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, देख रहे हो आप, आर के अंदर, ठीक है। और एक बात आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते, जो भी मेरे पास में एलिमेंट हैं, जैसे कि मेरे मान लो कि ए कोमा बी जो एलिमेंट हैं ये तो बिलोंग करेंगे आर के अंदर, और ए सॉरी बी कोमा जो ए है इसके ये कहाँ बिलोंग करेंगे, आर इनवर्स। तो बताओ अब यहां पर अगर मैं किसी बच्चे से उठा के डेफिनेशन पूछूं तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आंख बंद करके डेफिनेशन बोल सकता हूं। मैंने कहा भाई कैसे, सर सिंपल सी बात है कि एक फलन आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध, फलन की बात कर रहा था मैं, संबंध यूज करना है यहां पे, ठीक है भाई साहब। आर इनवर्स क्या है मेरे पास में, प्रतिलोम संबंध। तो एक संबंध आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन कहलाता है यदि, बस ये लिख दो आगे। मैं कह रहा हूं ना वो थ्योरी जो हिंदी इंग्लिश की बात करते हो ना, आपकी हिंदी इंग्लिश नहीं लिखवाई, अरे उसको तो लिख के ही क्या करोगे आप, जब तक अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना कि ये हमने कैसे लिखा। अब आपको पता है यार, संबंध की बात करते हैं आर की, उसमें एलिमेंट थे ए कोमा बी जो बिलोंग कहां कर रहे थे, इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको इनवर्स किया, उल्टा किया, तो सीधी सी बात है इनके एलिमेंट, बताऊं कई बच्चे क्या कह रहे होंगे, सर आपने आर इनवर्स से बराबर लिखा बी कोमा ए, लेकिन यहां पे आपने ए कोमा बी क्यों लिखा, यहां पर बी कोमा ए लिखते। अरे समझो मेरी बात को, समझो बिल्लो रानी, सुनो कैसे। आर मेरे पास में कोई रिलेशन था, हमने पहले क्या दिखाया कि उस आर में जो एलिमेंट आएंगे ए कोमा बी, आर में कौन सा एलिमेंट है ए कोमा बी, वो कहां बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर, क्लियर। आर इनवर्स के बारे में लिखा, तो आर इनवर्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी कोमा ए, लेकिन जो ये अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना एलिमेंट बी कोमा ए या ए कोमा बी, ये कहां बिलोंग करते हैं, ये आर में बिलोंग। हाँ भाई, अर्पित कुमार मीणा कह रहे हैं सर कि चेक करके बताना कि सर एमएससी और बीएड एक साथ नहीं कर सकते। अर्पित जी मैं कह रहा हूं ना आपसे, एमएससी और बीएड नहीं कर सकते साथ साथ, राजस्थान से नहीं कर सकते, बाहर के कोई स्टेट से कर सकते हो एमएससी और बीएड, एक ही यूनिवर्सिटी से आप एमएससी और बीएड नहीं कर सकते। आकाश जांगड़ कह रहे हैं सर एग्जाम से 1 महीने पहले करा देना प्लीज। यार देखो आकाश जी, यार आपका सिस्टम समझ में नहीं आता, सिलेबस की काहे टेंशन ले रहे हो यार, सिलेबस आपका मान लो 100% है, उस 100% सिलेबस में से अगर मैं 50% सिलेबस में करवा देता हूं, मात्र 50 की बोल रहा हूं मैं पूरे 100 की तो बात भी नहीं कर रहा, 50% सिलेबस भी अगर मैं आपका करवा देता हूं ना एग्जाम से पहले, तो भी आप पूरे सेमेस्टर के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ये तो आपको पता है। और आपको पता है यार, अपन इतना भी वो नहीं है कि अपन आधा ही सिलेबस करवाएंगे, तो आपको पता है आधा सिलेबस होने के बाद में ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, और जब हो जाएगा तब देख लेना, करवाना तो पड़ेगा यार, क्यों नहीं करवाएंगे सिलेबस।
हाँ भाई, कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि राजस्थान में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो आप, मान लो आप वहीं से एमएससी करो, वहीं से बीएड करोगे, नहीं होगी। बात करते हैं जैसे एमएससी यहाँ से कर रहे हो, बीएड हरियाणा से कर रहे हो, तो हो सकती है। लेकिन उसमें बताऊँ कारण क्या है। आप मान लो फिर टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसकी, टीचर की। आपको एमएससी की डिग्री भी लगानी है और बीएड की डिग्री लगानी है भाई। फर्स्ट ग्रेड टीचर है, वहाँ पर एमएससी भी चाहिए और बीएड भी चाहिए। आप जब डिग्री लगाओगे ना, वहाँ पे एक ही साल के, एक ही सत्र की 2 डिग्रियाँ लगेंगी। माइन मतलब वो क्या है कि वैलिड नहीं होती है, वैलिड नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, वो वैलिड नहीं होती है। तो इसके लिए आपको डिग्री, पहले एमएससी करो फिर बीएड कर लो, या फिर पहले बीएड कर लो फिर एमएससी करो। ये ध्यान रखना। एक साथ जब लगाओगे ना तो वहाँ पे चेक होगी कि यार ये तो सेम टाइम पे बीएससी करिए, एमएससी करिए, कैसे पॉसिबल है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि जिन डिग्रियों में एमएससी चाहिए होती है वो लागू होगी, वो लगेगी। और जिस मतलब एग्जाम में बीएड लगेगी सेपरेटली, बीएड की काम आएगी। लेकिन जब दोनों एक साथ काम आएगी ना, तो फिर वहां पर चक्कर पड़ेगा कि भाई साहब इसने बीएससी एमएससी, मतलब बीएड और एमएससी दोनों एक साथ कर रखी हैं, तो दोनों डिग्री का तो इसने मजाक बना दिया। वहां पर फिर दिक्कत आती है, गवर्नमेंट एग्जाम में इनमें दिक्कत आती है। देवेंद्र कुमार कह रहे हैं सर, ये वो हैं जो पढ़ते नहीं हैं और किताब खरीद के रख लेते हैं। हाँ भैया, चलो। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। अल्टीमेट तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाए। अब आप खुद देख लो, जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर लाइव क्लास लेट होती है, 1:15 पे क्लास चालू करी थी मैंने और 2:15 हो गई, 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई ना। 1 घंटे से प्लस ही आपकी क्लास हुआ करेगी डेली, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की। और 1 घंटे डेली क्लास हो जाती है ना, वो काफ़ी है आपके लिए। सिलेबस आपका 100% हो जाएगा उसके अंदर। और सिलेबस की टेंशन मेरी है, मैं करवाऊंगा। अरे मेरे को एडमिशन तो लेना है फिर अगली साल। मैं सिलेबस नहीं करवाऊंगा तो अगली साल आप मेरे पास आओगे क्या, नहीं आओगे ना। तो मेरे को तो लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण।